दोस्तों, क्या आपने कभी यह सपना देखा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जिसे हम और आप पीओके कहते हैं, वो हकीकत में कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भारत के नक्शे में जुड़ जाएगा? क्या आपने कभी सोचा था कि दिल्ली के लाल किले पर उठी आग की लपटें एक दिन पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद को एक कदर धुआं कर देंगी कि वहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा? दोस्तों, आज की खबर कोई मामूली ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। यह भूगोल बदलने वाली खबर है। यह इतिहास को दोबारा लिखने वाली घटना है। यह वो पल है जिसका इंतजार हमारी पीढ़ियों ने किया है। लाल किले पर हुए उस कायरतापूर्ण हमले के बाद हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा था। आप भी गुस्से में थे, मैं भी गुस्से में था। पूरा देश बदले की आग में जल रहा था। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर किसी की जुबान पर बस एक ही मांग थी, बदला। लेकिन उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत का बदला इतना भयानक, इतना विध्वंसक और इतना सटीक होगा। आज पूरी दुनिया सन्न है। अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर चीन के बीजिंग तक सब हैरान हैं कि आखिर भारत ने रातों रात यह कैसा खेल पलट दिया। आखिर क्या है यह ऑपरेशन सिंदूर 2.0, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया की जुबान पर है? कैसे भारत के राफेल और तेजस विमानों ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल जो शायद आपको भी चौंका रहा होगा कि आखिर इस जंग में तालिबान भारत की मदद क्यों कर रहा है? क्या पाकिस्तान के अब 4 टुकड़े होने वाले हैं? और क्या अब पोके पूरी तरह से 100% भारत का हो चुका है? आज के इस वीडियो में हम आपको 100% भारत का हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको उस पूरी काली रात और उसके बाद के सुनहरे सवेरे का एक एक सच बताएंगे, जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से 56 इंच का नहीं बल्कि 100 इंच का हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम उस सुखी रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर की तरफ बढ़ें और जाने कि सीमा पार क्या कयामत आई है, एक छोटा सा काम कर दीजिए। अगर आप भी मानते हैं कि पोके भारत का अभिन्न अंग है था और हमेशा रहेगा, और अगर आपको अपनी भारतीय सेना की बहादुरी पर रत्ती भर भी शक नहीं है, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। देखते हैं आज अपनी सेना के शौर्य के लिए कितने लाइक्स आते हैं। रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए आज। हमें आज दुनिया को दिखाना है कि भारत का जन जन अपनी सेना के साथ खड़ा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर उस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं वह कड़वा और सच्चा इनोवेटिव वीडियो जो अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में छिपा दिया जाता है या जिसे दिखाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कमेंट बॉक्स में जय हिंद या भारतीय सेना जिंदाबाद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि सरहद पार बैठे दुश्मन को भी पता चले कि भारत का बच्चा बच्चा अपनी फौज के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। आपकी एक आवाज, आपका एक कमेंट हमारे जवानों का हौसला कई गुना बढ़ा देता है। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, जरा अपनी याददाश्त को थोड़ा पीछे ले जाइए और सोचिए उस मंजर के बारे में जब दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास वो जोरदार धमाका हुआ था। वो शाम कोई आम शाम नहीं थी। वो धुआं जो दिल्ली के आसमान पर छाया था, वो सिर्फ बारूद का धुआं नहीं था, वो भारत के सब्र के जलने का धुआं था। उस धुएं ने पूरे देश के संयम का बांध तोड़ दिया था। हर तरफ, हर गली, हर नुक्कड़, सोशल मीडिया से लेकर संसद तक सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर कब तक हम मोमबत्तियां जलाएंगे? कब तक हम सिर्फ कड़ी निंदा करेंगे? हमारे जवानों की शहादत का हिसाब कौन लेगा? लेकिन शायद दुश्मन यह बहुत बड़ी गलतफहमी पाल बैठा था। वो भूल गया था कि यह 1947, 1962 या 1999 का भारत नहीं है। यह 2025 का नया भारत है। यह वो भारत है जो अगर छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, जो घर में घुसता भी है और मारता भी है। उस हमले के तुरंत बाद दिल्ली में जो हाई लेवल मीटिंग हुई, उसके दरवाजे तो बंद थे, कमरे साउंड प्रूफ थे, लेकिन अंदर जो फैसले लिए जा रहे थे उसकी गूंज अब पाकिस्तान की संसद और आर्मी हेडक्वार्टर में सुनाई दे रही है। वहां की दीवारों में कंपन पैदा कर रही है। हमारे पुख्ता सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री ने उस रात सेना प्रमुखों के साथ बैठक में सिर्फ एक लाइन कही थी,
उन्होंने सेना को फ्री हैंड दे दिया था। उनका आदेश स्पष्ट था, कोई शर्तें नहीं, कोई पाबंदियां नहीं। इस बार बात सिर्फ बदला लेने की नहीं होगी, बात सिर्फ एक आतंकी कैंप को उड़ाने की नहीं होगी। इस बार बात समस्या को जड़ से खत्म करने की होगी। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रुख अपनाएगा। और इसी सख्त आदेश के साथ जन्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का। अब आप सोच रहे होंगे और यह सवाल आपके मन में आना लाजमी भी है कि आखिर एक मिलिट्री ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक और भावनात्मक अर्थ छिपा है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में जैसे सिंदूर से एक सुहागन की मांग भरी जाती है और रिश्ता पूरा होता है, वैसे ही इस ऑपरेशन का मकसद था पीओके, यानी भारत की उस अधूरी मांग को वापस भरना जो सालों से दशकों से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में सू पड़ी थी। यह ऑपरेशन भारत मां के मस्तक को फिर से गर्व से ऊंचा करने का संकल्प था। यह उस कलंक को धोने का प्रयास था जो मानचित्र पर एक लकीर के रूप में हमारे सीने पर खींचा गया था। दोस्तों, जैसे ही रात गहराई और दुनिया सोने की तैयारी कर रही थी, भारतीय सेना के वॉर रूम में हलचल तेज हो गई। वहां बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर लाइव फीड चल रहे थे। सैटेलाइट इमेजेस का विश्लेषण किया जा रहा था। भारत की सबसे खतरनाक और गोपनीय रणनीति कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को एक्टिवेट कर दिया गया। यह वो रणनीति है जिससे पाकिस्तान हमेशा थर थर कांपता आया है, क्योंकि इसमें दुश्मन को संभलने का, अपनी सेना को लामबंद करने का मौका ही नहीं मिलता। सीमा पर अचानक हलचल बढ़ गई, लेकिन इस बार हमला सिर्फ एक तरफ से नहीं था जैसा कि पाकिस्तान हमेशा उम्मीद करता था। यह एक मल्टीप्रोन अटैक था, यानी चौतरफा वॉर। दुश्मन को सोचने का भी वक्त नहीं देना था कि वॉर कहां से हो रहा है और बचाव कहां करना है। सबसे पहले बात करते हैं आसमान की, जहां मौत अपने काले पंख फैलाकर उड़ रही थी। आधी रात का वक्त था। पाकिस्तान की जनता और वहां के फौजी गहरी नींद में थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके सिर पर क्या मंडरा रहा है। तभी भारतीय वायुसेना के बाहुबली यानी राफेल और हमारे अपने देश में बने स्वदेशी शेर तेजस ने अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरी। रडार को चकमा देने में माहिर, अंधेरे में दिन जैसा देखने की ताकत रखने वाले इन विमानों ने एलओसी के उस पार बने आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाना शुरू किया। याद कीजिए बालाकोट, यह उससे 10 गुना बड़ा, 10 गुना ज्यादा भीषण हमला था। लेकिन दोस्तों, यहां एक पेंच है। इस बार टारगेट सिर्फ आतंकी नहीं थे। खुफिया जानकारी के मुताबिक भारत ने इस बार पाकिस्तान आर्मी के उन बंकरों और ठिकानों को भी मटियामेट कर दिया जहां से इन आतंकियों को कवर फायर दिया जाता था, जहां से उन्हें भारत में घुसपैठ करने के लिए मदद मिलती थी। सोचिए जरा उस नजारे को। राफेल की वह भयानक गर्जना जिससे खैबर से लेकर कराची तक की खिड़कियों के शीशे टूट गए होंगे और नीचे जमीन पर आतंकियों की भागदौड़ मची होगी। लेजर गाइडेड बमों ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल सुई की नोक जितनी सटीकता से उन जगहों को तबाह किया जहां बारूद का जखीरा रखा गया था। धमाके इतने तेज थे, इतनी शिद्दत थी उनमें कि उनकी आवाज मुजफ्फराबाद तक सुनाई दी। वहां की धरती रिक्टर स्केल पर हिल गई। आसमान आग के गोलों से भर गया था। ऐसा लग रहा था मानो दिवाली और तबाही एक साथ आ गई हो। पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट्स जब तक टेक ऑफ करने की सोचते, जब तक उनके पायलट अपनी वर्दी पहनते, तब तक भारतीय वायुसेना अपना काम करके तबाही मचाकर वापस अपनी सीमा में सुरक्षित लौट चुकी थी। इसे कहते हैं प्रोफेशनल आर्मी, इसे कहते हैं सटीक वॉर। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ एक हवाई हमला था, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। असली खेल, असली एक्शन तो जमीन पर हो रहा था, और यह खेल ऐसा था जिसने युद्ध के सारे नियमों को, सारी किताबों को बदल कर रख दिया। क्या आपको पता है कि भारत के T-90 भीष्म टैंक, जिन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन और ताकतवर टैंकों में गिना जाता है, वह अंधेरे का फायदा उठाकर सामरिक रूप से बेहद अहम ठिकानों की तरफ बढ़ रहे थे। आमतौर पर युद्ध नीति कहती है कि टैंकों का इस्तेमाल युद्ध के आखिरी चरण में होता है, जब रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन भारत ने इस बार अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी, दुश्मन को चौंका दिया। भारत ने शुरुआत ही टैंकों की गरज से की।
लोहे के इन विशालकाय राक्षसों को अपनी तरफ आते देख पाकिस्तानी रेंजर्स के होश पाख्ता हो गए। उनके हाथ पांव फूल गए। उन्हें संभलने का, अपनी तोपें तैयार करने का मौका ही नहीं मिला। बॉर्डर पर भारी गोलाबारी के बीच भारतीय कमांडोज, जो कि दुनिया के सबसे घातक योद्धा माने जाते हैं, जिनके नाम से ही दुश्मन का पसीना छूट जाता है, उन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जाता था। वे दुश्मन की सीमा में कई किलोमीटर अंदर घुस गए। यह कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी जहां मारकर वापस आना था। यह एक पूर्ण युद्ध जैसी स्थिति थी, जहां जाकर कब्जा करना था, झंडा गाड़ना था। भारत ने इसे इतनी चतुराई से, इतनी खामोशी और फिर इतने धमाके के साथ अंजाम दिया कि दुनिया देखती रह गई। सैटेलाइट इमेजेस भी सुबह तक यह समझ नहीं पाई कि रातों रात भारत ने नक्शे पर लकीरें बदल दी हैं। अब यहां पर इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जिसे सुनकर आप भी अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे और कहेंगे, वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों, कूटनीति में एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान, जो हमेशा अपनी रणनीतिक गहराई यानी स्ट्रेटेजिक डेप्थ का दम भरता था, यह सोचता था कि अगर भारत से जंग हुई तो वह अफगानिस्तान की तरफ पीछे हट जाएगा, वहां अपनी सेना को सुरक्षित रखेगा। आज वही सोच, वही घमंड उसके गले की हड्डी बन गई है, उसका काल बन गई है। खबर आ रही है कि जब भारतीय सेना पूर्वी बॉर्डर पर पाकिस्तान की धुलाई कर रही थी, जब लाहौर और सियालकोट के रास्ते बंद किए जा रहे थे, ठीक उसी वक्त पश्चिमी बॉर्डर पर तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने पाला पोसा था, जिसे दूध पिलाया था, आज वही तालिबान पाकिस्तान को दस रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से डोरंट लाइन को लेकर भारी तनाव चल रहा था। बाढ़ लगाने को लेकर रोज झगड़े हो रहे थे। पाकिस्तान की सेना का एक बड़ा हिस्सा, उनकी एलिट फोर्स, भारत से लड़ने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए पूर्वी बॉर्डर पर तैनात थी। और इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाकर तालिबान के लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में हमले तेज कर दिए, पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जे कर लिए। पाकिस्तान अब सैंडविच बन चुका है, दो पांटों के बीच पिस रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ भारतीय सेना का आधुनिक और घातक हमला, जिसके पास राफेल है, टैंक हैं, ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, और दूसरी तरफ तालिबान का गोरिल्ला वॉर, जो पहाड़ों में छिपकर मारते हैं और जिनका कोई नियम नहीं होता। पाकिस्तान के आर्मी जनरल, जो कल तक बड़ी बड़ी बातें करते थे, टीवी पर आकर भारत को धमकियां देते थे, अब समझ नहीं पा रहे हैं कि वे अपनी फौज को कश्मीर बचाएं या फिर अपना पश्चिमी सूबा बचाएं। इसे कहते हैं कूटनीति का असली मास्टर स्ट्रोक। भारत ने बिना अपनी सेना को वहां भेजे बिना अपना एक भी सिपाही उस तरफ गंवाए पाकिस्तान को दूसरे मोर्चे पर ऐसा उलझाया है कि उसकी सप्लाई लाइन ही कटने की कगार पर है। रसद नहीं पहुंच रही, गोला बारूद नहीं पहुंच रहा और सैनिकों का मनोबल रसातल में जा चुका है। दोस्तों, युद्ध सिर्फ हथियारों से, टैंकों से या मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता। युद्ध भावनाओं से भी लड़ा जाता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर लड़ा जाता है। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में जब यूके के स्थानीय लोग, वो कश्मीरी जो सालों से पाकिस्तान के जुल्म सह रहे थे, जिन्हें दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था, उन्होंने जब भारतीय सेना के टैंकों को आते देखा होगा तो उनके दिल में क्या गुजरा होगा? उन्होंने डरने के बजाय राहत की सांस ली होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, और यह बहुत बड़ी खबर है, कई इलाकों में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है। यह विद्रोह प्रायोजित नहीं है, यह किसी के कहने पर नहीं हो रहा, यह स्वतः स्फूर्त है, यह सालों का दबा हुआ गुस्सा है। वहां के लोग खुद पाकिस्तानी झंडे उतारकर फेंक रहे हैं, जिन झंडों को उन्हें जबरदस्ती बंदूक की नोक पर फहराने पर मजबूर किया जाता था। पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान के लोग वैसे भी लंबे समय से भारत में मिलने की मांग कर रहे थे। वे आटे और दाल के लिए तरस रहे थे, वो सस्य थे। उनके पास बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, और इस भारतीय हमले ने उस दबी हुई चिंगारी को एक धकती आग में बदल दिया है। अब वे खुलकर सामने आ गए हैं, सड़कों पर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं।
भारत ने न सिर्फ मिलिट्री एक्शन लिया बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान की ऐसी घेराबंदी कर दी है कि उसे भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। संयुक्त राष्ट्र में जब पाकिस्तान ने रोना धोना शुरू किया, अपना पुराना टेप रिकॉर्डर बजाना शुरू किया, तो उसे सुनने वाला कोई नहीं था। हॉल खाली पड़े थे, कुर्सियां खाली थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने दुनिया 3 के सामने वो पुख्ता सबूत रख दिए, वो डॉजियर सौंप दिए, जिनसे साबित हो गया कि लाल किले का हमला सीधे तौर पर रावलपिंडी से प्लान किया गया था। इसमें पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का सीधा हाथ था। दुनिया के बड़े देश, चाहे वह फ्रांस हो, रूस हो या फिर हमारा नया दोस्त इजराइल, सबने दबी जुबान में भारत की कार्यवाही को आत्मरक्षा का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि हर देश को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने भी चुप्पी साध ली है, जो साफ इशारा है कि अब पाकिस्तान का विक्टिम कार्ड, वो पीड़ित होने का नाटक अब एक्सपायर हो चुका है। दुनिया अब जानती है कि आतंकवाद की असली फैक्ट्री कहां है और उसे बंद करना दुनिया की शांति के लिए कितना जरूरी है। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो आपके और मेरे, हम सबके मन में है। क्या पीओके अब भारत का हो चुका है? क्या नक्शा वाकई बदल गया है? दोस्तों, अभी जो ताजा खबरें आ रही हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उनके मुताबिक भारतीय सेना ने नीलम घाटी और हाजी पीर पास जैसे स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया है। यह नाम याद रखिए, हाजी पीर पास। यह वही हाजी पीर पास है जिसे 1965 में हमारे बहादुरों ने, हमारे जांबाज सैनिकों ने अपनी जान पर खेलकर जीता था। लेकिन ताशकंद समझौते की टेबल पर एक गलत राजनीतिक फैसले के कारण हमें इसे वापस करना पड़ा था। वो एक ऐतिहासिक भूल थी जिसने दशकों तक हमें दर्द दिया। लेकिन इस बार भारत के इरादे साफ हैं, नेतृत्व मजबूत है, जो हमारा है वो हमारे पास ही रहेगा। अब कोई समझौता नहीं होगा, अब कोई वापसी नहीं होगी। पाकिस्तानी फौज पीछे हट रही है, उनके पैर उखड़ चुके हैं, उनके गोला बारूद खत्म हो रहे हैं, और उनका मनोबल, जो किसी भी फौज की सबसे बड़ी ताकत होती है, वो पूरी तरह टूट चुका है। वह भाग रहे हैं, अपनी वर्दी उतारकर आम नागरिकों के बीच छिपने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत पहले से खराब थी, उसे इस युद्ध के जरिए और भी तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है। वहां का शेयर मार्केट क्रैश हो चुका है, रसातल में जा चुका है। वहां पेट्रोल और खाने की कीमतें आसमान छू रही हैं। एक रोटी के लिए कत्ल हो रहे हैं, लूटपाट मच गई है। जनता अपनी ही फौज और सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। लोग अपनी ही सेना के मुख्यालयों पर पत्थर बरसा रहे हैं, जिसे वह कभी अपना रक्षक मानते थे। यानी भारत ने सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी उसे खोखला कर दिया है। एक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है। पाकिस्तान अब अपने ही वजन से गिरने की कगार पर है। लेकिन दोस्तों, रुकिए, यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। पिक्चर अभी बाकी है। आप यह मत सोचिए कि भारत रुक गया है। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स अभी भी आसमान में गश्त लगा रहे हैं। वह अभी भी शिकार की तलाश में है। समंदर में भी भारतीय नौसेना ने, हमारी नेवी ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह की पूरी तरह से घेराबंदी कर रखी है। एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी देश, चाहे वह चीन हो या कोई और, पाकिस्तान को हथियार ना भेज सके, मदद ना भेज सके, तेल ना भेज सके। इसे कहते हैं टोटल डोमिनेशन, यानी पूर्ण वर्चस्व। जल, थल और नभ तीनों जगह भारत का राज है। जिस तरह से तीनों सेनाओं ने तालमेल दिखाया है, जिस तरह से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने एक साथ मिलकर काम किया है, वह काबिले तारीफ है या आधुनिक युद्ध कला का एक बेहतरीन नमूना है, जिसे आने वाले समय में मिलिट्री एकेडमियों में पढ़ाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं है। यह एक संदेश है पूरी दुनिया को, हर उस देश को जो भारत की तरफ बुरी नजर से देखता है, कि भारत को छेड़ना मतलब आग से खेलना है। जो लोग कहते थे कि भारत सिर्फ कड़ी निंदा करता है, जो मजाक उड़ाते थे कि भारत सॉफ्ट स्टेट है, आज वह अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भारत घर में घुसकर कैसे मारता है और किस तरह नक्शे बदल देता है। अब जरा भविष्य की तस्वीर देखिए, थोड़ा आगे की सोचिए। अगर पोके भारत में पूरी तरह मिल जाता है और जैसा कि हालात दिख रहे हैं,
यह अब बस कुछ ही समय की बात है। तो इसका असर क्या होगा? भारत की सीमा सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जुड़ जाएगी। सोचिए, व्यापार के कितने रास्ते खुल जाएंगे। हमें पाकिस्तान के रास्ते की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान की जो अहमियत थी, वो जो हमेशा अपनी लोकेशन का, अपनी जियोग्राफिक स्थिति का फायदा उठाता था, ब्लैकमेल करता था, वो खत्म हो जाएगी। वो एक कोने में पड़ा हुआ अलग थलग देश बनकर रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात, चीन का सीपीसी प्रोजेक्ट, जिस पर उसने अरबों डॉलर लगाए थे, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, वह मिट्टी में मिल जाएगा। चीन का सारा निवेश डूब जाएगा। यही वजह है कि चीन भी बौखलाया हुआ है। उसके बयानों में घबराहट साफ दिख रही है। वह धमकियां दे रहा है, लेकिन भारत की तैयारी देख, राफेल की तैनाती देख, वह भी सीधे तौर पर कूदने से डर रहा है। उसे पता है कि यह 1962 नहीं है। यहां उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। भारत ने लद्दाख में पहले ही दिखा दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। यह नए भारत की कूटनीति है, जहां हम आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, पलकें नहीं झपकाते। दोस्तों, यह जीत सिर्फ सेना की नहीं है। यह जीत किसी एक पार्टी या सरकार की नहीं है। यह जीत हर उस भारतीय की है जिसने अपनी सेना पर भरोसा रखा, जिसने टैक्स दिया, जिसने देश के लिए काम किया। लाल किले के उस धमाके ने हमें दर्द दिया था, हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई थी, लेकिन उस दर्द ने हमें एक नई ताकत भी दी, हमें एक कर दिया। आज पोके की वादियों में, उन पहाड़ियों पर अगर तिरंगा लहराएगा, तो यह उन तमाम शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने पिछले 75 सालों में कश्मीर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। मेजर सोमनाथ शर्मा से लेकर कैप्टन विक्रम बत्रा तक आज सबकी आत्मा को शांति मिली होगी। आज उनका बलिदान सार्थक हुआ है। हर वह मां जिसने अपना बेटा खोया, हर वह पत्नी जिसने अपना सुहाग खोया, आज उन्हें लग रहा होगा कि उनके आंसुओं का मोल चुका दिया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि हम अपनी सेना के इस शौर्य को जन जन तक पहुंचाएं? सोचिए जरा, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर इस वक्त क्या चल रहा होगा। वहां स्टूडियो में मातम पसरा है। उनके एंकर्स, जो कल तक भारत को परमाणु बम की धमकी देते थे, पांव भर का बम की बात करते थे, आज चीख चीख कर दुनिया से मदद मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं आ रहा। फोन की घंटियां बज रही हैं, लेकिन कोई उठा नहीं रहा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जो देश आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, जो अपने घर में सांप पालता है, यह सोचकर कि वह सिर्फ पड़ोसी को काटेंगे, अंत में वह खुद उसी आग में जल जाता है। वह सांप उसी को डस लेता है, और आज वही हो रहा है। यह कर्मों का फल है। भारत ने साफ कर दिया है कि बातचीत का समय अब खत्म हो चुका है। टेबल पर बैठने का वक्त गया। अब सिर्फ एक्शन बोलेगा, अब सिर्फ बंदूकें बात करेंगी। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, तब तक बातचीत नहीं होगी। तो दोस्तों, अपनी नजरें बनाए रखिए, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जमे रहिए, क्योंकि अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इतिहास करवट ले रहा है। क्या पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर सरेंडर करेगा? क्या वहां तख्ता पलट होगा, या फिर कोई और बड़ी कार्यवाही होगी? हमारी टीम पल पल की खबर पर, हर छोटी बड़ी अपडेट पर नजर गड़ाए बैठी है। हमारे सोर्सेज लगातार हमें जानकारी भेज रहे हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी, चाहे वह रात के 3 बजे हो या सुबह के 5 बजे, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। यह युद्ध सिर्फ जमीन का टुकड़ा पाने का नहीं है। यह युद्ध अस्मिता का है, स्वाभिमान का है, और भारत की अखंडता का है। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, और इतिहास भी गवाह है, कि जीत हमेशा सत्य और स्वाभिमान की होती है, धर्म की होती है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, अंत में उसका नाश निश्चित है। अब जाते जाते एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जिसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप अपनी राय खुलकर बताएं। क्या भारत को पोख लेकर रुक जाना चाहिए, या फिर अब मौका है कि पूरा पाकिस्तान कब्जा लेना चाहिए और विभाजन की उस गलती को पूरी तरह सुधार देना चाहिए? क्या हमें 1947 से पहले वाला भारत वापस चाहिए? यह एक बड़ा सवाल है, एक गंभीर सवाल है। आपके कमेंट्स का, आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं,
इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त, हर उस रिश्तेदार और परिवार वाले के साथ शेयर करें जिसके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह गु इस और पता से वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए ताकि देश के दुश्मनों को भी पता चले कि हम सब एक हैं। और जब भारत जागता है तो इतिहास बदल जाता है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बड़ी धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।